हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। समझ में आ गया? देखो, आज भी हमारे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही चलेगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, क्लासिफिकेशन बताया था। क्लासिफिकेशन में यानी कि मैंने ये बताया था कि हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर भी ये बताया था कि आइसोमर्स दो प्रकार के होते हैं, स्टीरियो आइसोमर और कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं वो छह टाइप्स के होते हैं, और मैंने डेफिनेशन बता दी थी स्ट्रक्चरल आइसोमर की, ठीक है। उनके जो टाइप्स है उनको हम आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर के अंदर मैंने बोला था कि स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन बता के ये बताया था कि इसके भी दो टाइप्स होते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स और कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर के अंदर मैंने ये बताया था कि हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे असाइनमेंट्स। रिप्रेजेंटेशन के अंदर से आज का जो टॉपिक है वो लेंगे हम, एक तो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसको वेज डैश फॉर्मूला भी बोल सकते हैं आप, और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, एक तो हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और असाइनमेंट्स पढ़ेंगे। इसके अंदर आज हम वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यूमान्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, न्यूमान्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर, ठीक है, ये हावर्थ वगैरह। और असाइनमेंट्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे, असाइनमेंट्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे एपीमर्स क्या होते हैं, ठीक है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आरएल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगी जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला या वेज डैश रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। थर्ड स्टेप जो रहेगी ना हमारी, वो ये रहेगी कि जो हम वेज डैश को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रहेगी, ठीक है। तो देखो, पहली बात, वेज डैश क्या होता है, समझना चीजों को। देखो, ये मैंने क्या बनाई, एक स्ट्रक्चर बनाई है ऐसे, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, ये मैंने वेज बना दिया, ठीक है, और ये मैंने डैश बना दिया। अब देखो क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है। ये जो है ना प्लेन ऑफ पेपर, क्या बोल रही हूँ, ये ऑन प्लेन ऑफ पेपर है, यानी कि ये जो प्लेन ऑफ द पेपर पे है, इसको हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो प्लेन ऑफ द पेपर पे है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पेरेंट चेन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये पेरेंट चेन है हमारे पास। क्या, ये प्लेन ऑफ जो पेपर पे है ये क्या है, एक पेरेंट चेन है। अब बात आती है कि वेज और डैश पढ़ रहे हैं, बट ये होता क्या है, तो देखो ये जो होता है इसको हम क्या बोलेंगे, डैश बोलते, कोई भी चीज होती है बोलते डैश डैश डैश, तो वही है, ये क्या है, डैश, ये डैश है आपका, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेज। ये वेज हो गया, ये डैश हो गया, और ये प्लेन ऑफ पेपर पर ये क्या है, पेरेंट चेन है, ठीक है। अब ये बात आती है कि ये क्या है, एक 3D के अंदर देखते हैं इस अरेंजमेंट को, हम किसके अंदर देखते हैं, 3D के अंदर देखते हैं। जब हम इनको 3D में देखते हैं ना, तो हमेशा वेज जो होता है ना, वो क्या होता है, टूवर्ड्स द व्यूअर होता है। टूवर्ड्स द व्यूअर मतलब जो देखने वाला होता है उसकी तरफ होता है। जैसे कि मान लीजिए ये है ना, ये ऐसी सिचुएशन में है, ये ऐसी सिचुएशन में है, तो ये टूवर्ड्स द व्यूअर है, ये टूवर्ड्स द व्यूअर है, मतलब ये क्या है, ये जो वेज है, ये वेज है वो आगे है टूवर्ड्स द व्यूअर, और ये क्या है,
अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम द व्यूअर मतलब ये आगे है जिसको व्यूअर देख सकता है, ठीक है। और डैश जो होता है ना वो हमेशा वेज के जस्ट पीछे होता है। क्या बोला मैंने, ये जो वेज है ये वेज होता है टूवर्ड्स द व्यूअर, यानी कि देखने वाले के ठीक सामने, आप देख रहे हो इसको, इसके ठीक सामने। और जो डैश होता है वो हमेशा वेज के जस्ट पीछे होता है, जो दिखाई नहीं देता है। अब हमने बात कर ली यहाँ पे कि ये तो इसके जस्ट पीछे है, ठीक है, आप इसको बना सकते हैं वैसे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसी बना देती हूँ, ऐसी ना बना के, ये तो समझ में आ गया कि पेरेंट चेन को करेगा, ठीक है, प्लेन ऑफ द पेपर जो है, ठीक है। अब देखो अगर मैंने इसको कैसे बना दिया, मैंने ये कंडीशन बना दी कि ये लो भैया, ये वेज तो, ये जो क्या है वेज तो हमारा इधर है और डैश तो हम इधर बनाएंगे, तो ये गलत है। कभी भी वेज इधर डैश इधर नहीं आएगा, हमेशा ये चाहे तुम ऐसे बनाओ, ये चाहे आप ऐसे बनाओ या ऐसे बना लो, ठीक है, ये वेज है, ये सही है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा बाह्य कोण पर आएगा, मतलब एक्सटर्नल एंगल पर ही ये आएगा, इंटरनल पर ये नहीं आएगा। यानी कि ऐसे नहीं बना सकते हैं इसको, हम ऐसे नहीं बना सकते कि वेज बाहर बना दिया डैश अंदर बना दिया, या फिर हमने ऐसे कर लिया कि ये लो वेज अंदर बना लो तो और डैश बाहर बना लो। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत नहीं, ये सही है, क्योंकि वेज और डैश बाहर ही होने चाहिए। आगे हम कंडीशन पढ़ेंगे क्या होता है, उसके अंदर भी ये देखने को मिलेगा कि ये हमेशा बाह्य कोण पर ही लगेगा, ठीक है, अंदर नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा। इसको तो चाहे बाहर तो कैसे भी लगा लो, बाहर ऐसे लगा लो, ये लो ऐसे लगा लो, यहाँ लगा लो, जरूरी नहीं इसको इधर ही लगाया जाए, इसको इधर लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वेज हमेशा आगे होता है देखने वाले को, डैश वेज के जस्ट पीछे होता है, ये बात समझ में आ गई। और ये हमेशा बाहर की तरफ ही लगाया जाएगा, ऐसे नहीं कि एक अंदर एक बाहर लगा दिया, नहीं तो कोई बोले कि चलो दोनों को ही अंदर ले लो, तो ये भी गलत है। अरे अंदर कुछ लेना ही नहीं है, सब बाहर ही वेज आएगा, बाहर ही डैश आएगा। ये मैंने वेज की बात कर ली। अब देखो इसके अंदर एक और बताती हूँ आपको कि एगलिफ्टेड क्या होता है, स्टेगर्ड क्या होता है, यानी कि सिन पेरिप्लेनर क्या होता है और एक एंटी पेरिप्लेनर क्या होता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक तो मैंने ये बनाया, ये स्ट्रक्चर बना दी, और एक मैंने ये स्ट्रक्चर बना दी। तो अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे वेज बनाऊं और यहाँ पे डैश बनाऊं तो ये गलत नहीं है, सही है ना। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे वेज बनाऊं और डैश बनाऊं तो ये भी सही है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे वेज बनाऊं, यहाँ पे डैश, यहाँ पे वेज और यहाँ पे डैश बनाऊं तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ये कहीं मैंने यहाँ थोड़ी ना बनाया जो गलत होगा, इसके बाह्य कोण पर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेज और डैश है। अब यहाँ पे हमको देखना है इनको हम बोलते क्या है, ठीक है। अब देखो ये दोनों एक ही प्लेन पे हैं, अरे देखो देखो देखो, ये दोनों एक ही प्लेन पे हैं, ठीक है, ठीक है, ये दोनों एक ही प्लेन पर है। अब इन दोनों का मुंह एक तरफ यानी कि एक साइड है, तो इनको बोलेंगे हम सिन पेरिप्लेनर। और ये दोनों एंटी है एक दूसरे के, तो इसको हम बोलेंगे एंटी पेरिप्लेनर। क्या बोलेंगे इसको, सिन पेरिप्लेनर, और ये हो जाएगा एंटी पेरिप्लेनर, ठीक है। इसको हम एथलिप्सिड भी बोलते हैं और इसको हम स्टेगर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई क्या? मैंने ये बोला है कि वेज डैश जो फॉर्मूला है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक तो पेरेंट चेन होती है हमारे पास, ठीक है, वो पेरेंट चेन होती है और पीछे एक वेज होता है जो का क्या होता है, टुवर्ड्स द व्यूअर होता है, जो डैश होता है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है, यानी कि जो वेज होता है उसके जस्ट पीछे डैश होता है हमारा। कंडीशन आ गई यहाँ तक समझ में? हमको अंदर नहीं लगाना है वेज डैश, कुछ भी बाहर ही लगेगा, एक्सटर्नल पे लगेगा। यहाँ पे ऐसी अगर सिचुएशन आ जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक साइड है तो सिन, मतलब एक प्लेन पे है ना ये दोनों, तो इसको सिन पेरिप्लेनर बोलेंगे, और ये एंटी है एक दूसरे के तो इसको हम एंटी पेरिप्लेनर बोलेंगे। इसी को हम एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं और इसी को हम स्टेगर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है?
कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। अब देखो यहाँ पे हमने वेज डैश कंप्लीट कर लिया है, पर ये मत समझना वेज डैश कंप्लीट हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टीरियो में यही चलेगा। ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ किसकी, अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। देखना, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले को हम कैसे डिनोट करते हैं और इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी जो थर्ड टॉपिक रहेगा ना, कन्वर्जन ऑफ वेज डैश इनटू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वो रहेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले ये देखो फिशर प्रोजेक्शन, यहाँ पे मैंने ये है एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। अब देखो यहाँ पे जो ये हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इसी को हम ये बोलेंगे, ये समझ लो। यानी कि ये क्या थी, ये पेरेंट चेन को रिप्रेजेंट कर रही थी ना, तो ये भी पेरेंट चेन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे नेमिंग कर देती हूँ 1, ए भी ले लो, चलो ए बी सी और डी क्या होता है, पहले ये चीज समझो। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिसके अंदर हम ऐसे बोल सकते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के अंदर एक क्षैतिज रेखा होती है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, बीच के अंदर वो जहाँ काटती है उसको हम कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। ये तो बात सबको पता है कि इसके अलग अलग एटम्स जुड़े होते हैं, तो कायरल कार्बन एटम बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन होगी, एक वर्टिकल लाइन होगी। जो वर्टिकल लाइन होगी वो पेरेंट चेन को रिप्रेजेंट करेगी। अरे रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं मतलब वो पेरेंट चेन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और ये जो होगी ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, समझो 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 समझो, ये ऐसे है, ये ऐसे वाली कंडीशन है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 के अंदर बताऊं तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ कि एक तो ये हो गई, ठीक है, ये एक कार्बन एटम, यहाँ पे ये क्या है, वही है, एक पेरेंट चेन को रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि ये जो हॉरिजेंटल सॉरी वर्टिकल होगी वो जनरली किसको रिप्रेजेंट करती है, पेरेंट चेन को रिप्रेजेंट करेगी। और जो हॉरिजेंटल है वो क्या होगी, टुवर्ड्स द वीवर होगी, ठीक है, देखने वाले के सामने होगी, यानी कि उसको हम वेज से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो कुछ नहीं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में यही ध्यान रखना है कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में क्या होता है कि एक क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, वो जहाँ से बीच में से कट करती है वहां पे कायरल कार्बन सेंटर पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, अब जो मेन इंपॉर्टेंट सबसे वीडियो की आज की जो इम्पोर्टेंट बात आती है ना, वो ये है कि हम को वेज डैश को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करना है, मैंने इसको नेमिंग दे रखी है कि भैया ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। अब मेरे को ये जो एग्जामिनर क्या कर देगा, एग्जामिनर दे देगा कि ये कोई वेज डैश है, या फिर ऐसे दे देगा, वो ओ एच दे देगा, सी डब्ल्यू एच दे देगा कि इसको है ना आप इसके अंदर चेंज करो, किसमें, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, ऐसे बोल देगा वो। तो हमको क्या करना है, ये सुनो, हमको क्या करना है, मेरे को मैंने अभी बोला कि जो वर्टिकल लाइन होगी वो पेरेंट चेन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और यहाँ पे भी ये है कि ये पेरेंट चेन को रिप्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। तो मैं इसको तो ए लिख दूंगी और इसको बी लिख दूंगी। ये तो हमारी बात हो गई किसकी, इसकी पेरेंट चेन वाले की। यहाँ तक कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। अब एक कंडीशन तो ये, और एक कंडीशन ये आ जाती है कि ये है, ये ग्रीन से बनाया है, ग्रीन से बना लो, तकलीफ का ही तो नहीं है, ठीक है। ये लो, ये लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने ये तो देख लिया कि ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, पर हमको ये पता नहीं है कि वेज इधर जाएगा या वेज इधर आएगा, डैश इधर जाएगा या इधर आएगा। तो ध्यान से सुनना, अपनी भाषा में समझना कि अगर इस जो पेरेंट चेन का मुंह
अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो वेज लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, अगर पेरेंट चेन का मुंह राइट हैंड साइड है तो वेज राइट हैंड साइड जाएगा। मतलब आसानी से समझो, अगर इसका मुंह इधर है ना मेरी तरफ, तो ये वेज इधर आएगा। इधर मैं लिख दूंगी क्या, ये वेज इधर आ जाएगा तो मैं इधर लिख दूंगी सी, और बचा क्या हमारा डी। अगर इसका मुंह इधर है तो सीधी सी बात है, इसका मुंह इधर है तो सी इधर आ जाएगा, वेज इधर आ जाएगा, और ये जो डैश है वो इधर आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो अब बोलते हैं, हमने इसके लिए तो देख लिया, अब इसके लिए भी बता दो कुछ। इसके लिए भी कुछ बताएंगे कि ये ए है, ये बी है। ये बात तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि ये ए है और ये बी है, क्योंकि हमने देख लिया कि पेरेंट चेन ये है और पेरेंट चेन ये है। अब बात आती है कि ये सी है और ये डी है, तो ये बताओ कि इस बार तो हमने वेज को इधर कर लिया, तो इस बार किधर करेंगे? इसका मुंह तो उधर है, तो कर लो ना, सी इधर आ जाएगा और डी इधर आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात यहाँ तक? अरे जिसका मुंह जिधर होगा उधर वेज आ जाएगा। इसका मुंह इधर है तो मैंने वेज को इधर कर दिया, सी इधर आ जाएगा। अब मेरे से कोई बोले कि अरे ये तो दोनों देखने में तो एक जैसी है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। बोलने में तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका सी इधर है, इसका डी इधर है, उसका डी इधर है, तो अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम इनकी 3D के अंदर स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो ये सेम है, ये बोल दो चाहे ये बोल दो, अरे ग्रीन मार्कर बोल दो, रेड मार्कर बोल दो या ब्लैक मार्कर बोल दो, चीज वही है, लिखने के काम आ रही है। वैसे ही क्या है, वेज इधर है तो जैसे वो सी इधर हो या सी उधर हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज वही है हमारे पास। ऐसे नहीं है कि इसका मुंह इधर है तो वो उधर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही है। अगर ये और कुछ होता तो हम सोचते उसके बारे में, बट ये यही रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। अब देखो कंडीशन यहाँ तक तो कर ली, जो प्रॉब्लम आएगी वो तो अब आएगी। ये तो हमने छोटी छोटी चीजों को देखा है, प्रॉब्लम क्या आने वाली है। अब देखो कोई बोले मेरे को कि ये वाली सिचुएशन है, ये तो क्या है कोई भी बना देता है, सिचुएशन आ जाती है कि ये वाली, ये वेज है ये डैश है, अब क्या करना है, ठीक है, अब क्या करना है, तो करना क्या है, या तो इसको ऐसे कर लो या इसको ऐसे कर लो। चलो मैंने इसको ऐसे कर लिया तो ये वाली कंडीशन, इसको मैंने ऐसे कर लिया तो ये वाली कंडीशन। अब भैया फिर वही लफड़ा हो गया कि ये इधर है ये इधर है, तो क्या हम इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे तो उसमें सी इधर आ जाएगा डी इधर आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, वो चीज वही है। हमने उसको इधर मोड़ के भी देखा है उधर मोड़ के भी देखा है। तो मैंने आपको बताया है कि जो वेज डैश होता है उसको हमको फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया कि वेज डैश रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और उसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन इन्हीं पे पढ़ते हैं। जेम में देख लो, नेट में देख लो, बीएससी के अंदर देख लो, बीएससी के अंदर थ्योरी आएगी जो भी मैंने बता दी है कि एक क्षैतिज लाइन होगी एक ऊर्ध्वाधर लाइन होगी, बीच में काले सेंटर वगैरह आ जाएगा, वो थ्योरी के अंदर हम लिख देंगे। और हम जब फॉर्मूला बना देंगे तो थ्योरी लिखने की तो जरूरत ही नहीं आती है, ऐसे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। ये चीज हो चुकी है। अब देखो कोई बोलते हैं कि इसको ना क्यों ना यहाँ पे ए बी सी डी लिख दिया, अरे हमको तो इसको 180 डिग्री पे घुमाना है, हमको इसको 180 डिग्री पे घुमाना है, हमको 90 डिग्री पे घुमाना है। तो इनके लिए है ना बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं, कम से कम 5-6 रूल्स तो बने हुए हैं इनको कि इसको इस एंगल पर घुमाएंगे तो क्या होता है, उसको उस एंगल पर घुमा देंगे तो क्या होता है। इन चीजों को हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में जो भी पढ़ा वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।